हमेशा पढ़ने पे लिखा है, पढ़े लिखे लोगों ने, रिसर्चर ने, इल्मी लोगों ने। आज पहली दफा जिंदगी में ऐसा हुआ कि हमें फ्रॉडियों ने पढ़ने पा दिया है, यानी हमें ये सीखना पड़ गया कि फ्रॉड कैसे होता है। तो आप कहेंगे कि यार ये क्या गेम हो गई कि हम तो इल्मी लोगों से पढ़ते थे, आज फ्रॉडियों की बातें पढ़ेंगे। हाँ, यस, क्योंकि हमें फ्रॉड रोकना है तो हमें इनका मौका वारदात समझना पड़ेगा। और ये लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि किसी एक तरीके से नहीं, मल्टीपल तरीकों से फ्रॉड करते हैं। उनको आज हम जेर बहस लाएंगे। सबसे पहले ये चीज पता चल जाए कि हम बात किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कर रहे हैं। राइट जी। तो बच्चों, आपका जो अकाउंटिंग फंक्शन है वो आता है बिजनेस फंक्शन रेगुलेशंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। रेगुलेशन है ना अकाउंट्स वगैरह को मैनेज करना। आज आइडेंटिफाई करने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स। क्या करना है बच्चों? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई करना है कि किस किस टाइप्स के फ्रॉड होते हैं, और एक्सप्लेन करना है कि इसका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या असर पड़ता है, इसकी इम्प्लीफिकेशन क्या है। ये हमारे कोर्स का ये जो सी मॉड्यूल है उसका हिस्सा है, और ये जो आपके रेगुलेशन वाला एरिया उसका तीसरा एरिया जिसको कहते हैं रेगुलेशन इन फाइनेंशियल क्राइम। इसके अंदर बच्चों सबसे पहली चीज है फ्रॉड। फ्रॉड एक ऐसा अमल है जो इंसान अनइंटेंशनली नहीं करता, बल्कि ये अमल जो है बाकायदा तौर पे इसमें इंसान की इंटेंशन इन्वॉल्व होती है, और वो जानबूझ के एक धोखा देता है, डिसेप्शन क्रिएट करता है, और इसके पीछे उसका एक मकसद होता है कि कोई ना कोई बेनिफिट हासिल करने के लिए, यानी अपने मफाद के लिए बाकायदा तौर पे धोखाधड़ी करते हुए बायमी होशो हवास यानी इंटेंशनली वो ये अमल करता है। ये एक जाना माना क्रिमिनल अफेंस है जिसके नतीजे दो हो सकते हैं। अगर ये पकड़ा गया तो उसको फाइन भी होगा और उसको बिहाइंड द बार्स भी जाना पड़ेगा। दोनों चीजें होंगी। राइट। तो फ्रॉड एक जानबूझ के किया काम है जिसमें आप अपने जाती मफाद के लिए धोखा देते हैं। पकड़े गए, जेल भी होगी और जुर्माना भी होगा। लेकिन दो चीजों से भी इसे मिक्स करते हैं लोग, उनको मैंने यही कवर कर लिया है। एक है एरर। एरर ऐसी चीज है जो अनइंटेंशनल मिस्टेक है, भले उससे फायदा अपनी तरफ ही जा रहा हो या किसी तीसरी पार्टी को जा रहा हो, लेकिन इसमें आपका इरादा शामिल नहीं। और दूसरी चीज है इरेगुलरिटी। इरेगुलरिटी ये होती है कि आप कोई स्टैंडर्ड तय करते हैं, रूल तय करते हैं, और उस रेगुलरिटी को खुद ही तोड़ दें, तो इसको मैं कहूंगा इरेगुलरिटी। मिसाल क्या हो सकती है? मिसाल ये है कि एक ब्रिटिश फर्म में तय होता है कि पैटी कैश का वाउचर 300 पाउंड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। कितने से? 300 पाउंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है अगर 300 पाउंड से ज्यादा की चीज लेनी है तो पैटी कैश से नहीं आएगी, उसके लिए मुझे परचेज डिपार्टमेंट को बकायदा जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि सर ये चीज चाहिए। यही अमल होगा ना फिर। यानी 300 पाउंड से ऊपर चली गई तो जो पैटी कैश है उसमें से नहीं आएगी, फिर मुझे परचेज डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा कि यार ये ना $500 की फलां चीजें मुझे चाहिए। इसलिए रूल बनाया गया, इसीलिए स्टैंडर्ड बनाया गया। लेकिन हम खुद ही अगर फर्ज करें 350 पाउंड की कोई चीज खरीद लेते हैं, जबकि आप खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं या अथॉरिटी हमारे पास है, तो हम अथॉरिटी को मिसयूज कर रहे हैं। आप खुद ही एक प्रिंसिपल बनाते हो और खुद ही उस प्रिंसिपल को तोड़ देते हो। नतीजा क्या होगा? बहुत जल्दी लोग फिर इस प्रिंसिपल की कदर करना छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें एग्जाम्पल आप मिल जाएंगे कि आप वायोलेट कर रहे हैं। तो जब आप सीनियर होकर वायोलेट कर रहे हैं तो जूनियर तो फिर उसका एहतराम करेंगे नहीं। क्या ख्याल है बच्चों? मेरी बात समझ आ रही है? तो इसको कहते हैं इरेगुलरिटी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा फ्रॉड क्या है, एरर क्या और इरेगुलरिटी। तीन टर्म एक्सप्लेन की मैंने। राइट बच्चों? और यही फर्क जो है ये आपके लिए एमसीक्यू बनाया जा सकता है कि ये चीज फलां फलां आबिद साहब थे, उनकी इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं थी, क्या ये फ्रॉड है? तो आप कहें नहीं ये फ्रॉड नहीं, ये एरर। राइट जी। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। अच्छा बच्चों, अब टाइप्स ऑफ फ्रॉड भी दो तरह के हैं दुनिया में। एक फ्रॉड तो ये है जिसके अंदर बाकायदा तौर पे फंड्स को चोरी किया जाता है, यानी या एसेट्स को चोरी किया जाता है। फंड्स को चोरी किया जाता है,
एसेट्स को चोरी किया जाता है। एक तो ये फ्रॉड है, ये सिंपल फ्रॉड है, ये तो सब बच्चे जानते हैं। दूसरा ये है कि जानबूझ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पॉलिश कर दिया जाता है या उनके अंदर गलत इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। ये दोनों तरह के फ्रॉड है। दुनिया में कौन कौन से फ्रॉड है बच्चों? हमारी बिजनेस के हवाले से एक ये है एसेट्स को चोरी करना, रिसोर्सेज को चोरी करना, और दूसरा ये है कि जो स्टेटमेंट भेजनी है आपने शेयर होल्डर को, उसके अंदर गलत बयानी करना। गलत बयानी को मैं क्या कह सकता हूं? इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। हम सबसे पहले ए टाइप पे जाते हैं। उसमें अंदर क्या है? रिमूवल ऑफ फंड्स और एसेट्स। सबसे पहला बच्चों ये है थेफ्ट ऑफ कैश। सिंपल, हर ऑर्गेनाइजेशन में कैश अगर जमा होता है या कैश लाया जाता है बकायदा, तो किसी लॉकर में या प्रॉपर किसी कैबिनेट में रखा जाता है। ये सिंपल बात है कि आप क्या करते हो, यू एक्सेस द कैश, आप टेम्प्ट करते हो और उसको क्या कर लेते हो बच्चों? ये क्या लफ्ज हुआ? स्टेल, यानी चोरी कर लेते हो। सिंपल फ्रॉड। You got the key or the password from anyone, you used it, you opened the cabinet and you snatched the money. स्नैच नहीं करना है, स्नैच तो छीनने को कहेंगे, स्टील द मनी, राइट जी। और ये आमतौर पे किस पे होता है बच्चों? जो कैश हमारे पास होता है, और फर्म में ज्यादातर कैश कौन सा पड़ा होता है? पैटी कैश। बच्चों पैटी कैश आपको पता होगा क्या होता है? ये थोड़े से पैसे पड़े होते हैं कि जैसे मैं अभी इनसे कह दूं कि मुझे अभी अगर मेरे से अच्छा पढ़वाना है तो जाओ एप्पल का जूस लेके आओ, तो ये जाएंगे, जाके पैटी कैश में से पैसे लेंगे और मेरे लिए एप्पल का जूस लेकर आएंगे। या लैब वाला कहता है कि यार ये 2 क्लिप चाहिए फौरी तौर पे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे पड़े होते हैं, हम इसको कहते हैं पैटी कैश। उसमें से पैसा अक्सर स्टील किया जाता है, चोरी किया जाता है, राइट बच्चों। अब दूसरी चीज ये है कि थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो आप समझोगे कि इन्वेंट्री में को बड़ी बड़ी चीजें चोरी होती होंगी, नहीं। इन्वेंट्री में आमतौर पे छोटी छोटी चीजें लोग ले जाते हैं। मिसाल के तौर पे स्टेपलर की पिने, थंब पेन्स, स्टेपिंग पैड्स, इस तरह की चीजें जो ज्यादा सिग्निफिकेंट शायद नहीं होती और लोग शायद इसको फ्रॉड मानते भी नहीं। जैसे अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि यहाँ एक बच्चा एक दिन पढ़ रहा था, यानी मेरी किसी भी क्लास में, तो वापडा की एक नोटबुक यूज कर रहा था। वो बंदा जो है वो वासा के कोई कागज थे, इंटरनल प्रिंट हुआ हुआ है, वासा कंप्लेंट शीट, उसके ऊपर नोट्स बना रहा है। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये छोटी छोटी चीजें ऑफिस से निकाल लाते हैं, पड़ी हैं, जाया हो जाएंगी, चलो बच्चों को देते हैं नोट्स बनाए, बट बेसिकली इट्स अ थेफ्ट। बेसिकली इट्स अ थेफ्ट। आज हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा मसला है ये थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा मसला है। ठीक है, कि आप कोई ऑपरेशन कराने जाएं और आप सामान दे दें, तो आपका सामान एक दफा तो चोरी हो जाएगा डॉक्टर के आने से पहले। वो कहेंगे आपने सामान दिया ही नहीं, मैंने उसको पकड़ाया, उसको पकड़ाया, वहां आएंगे, वो कहेंगे नहीं जी दोबारा खरीद के लाओ। अब आप जानते हैं वो कहाँ गया, अगर उन्होंने आपने खरीदा। और जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है वो तो अब यू नो वेरी वेल कि गवर्नमेंट ने जो हमारे लिए दवाइयां दी थी वो कहाँ गई। और कुछ कंपनियों ने भी स्पॉन्सर की होती हैं अपनी गुडविल के लिए, वो कहाँ गई। तो ये सारा जो हमारा हेल्थ का इशू है वो तो चल ही इस वजह से खराब हो रहा है। किस वजह से? थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री। एजुकेशन में भी शायद ऐसा हो, लेकिन हेल्थ में सबसे बुरे हालात। उसकी वजह यह है बच्चों के, हम ये समझते थे कि मुल्कों को खराब अनपढ़ लोग करते हैं, लेकिन देखा है कि पढ़े लिखे लोग जब करप्शन करते हैं तो वो ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। पढ़े लिखे लोग करप्शन करते हैं तो ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, राइट जी। वो एक इंडिया का मसला है हमारे इदारों में। उसके बाद दूसरी चोरी है बच्चों पेरोल की। और पेरोल की चोरी 3 तरह की है, यानी पेरोल का फ्रॉड 3 तरह का है। आप बड़े हैरान होंगे। पहला तो आसान तरीका है पेरोल में फ्रॉड करने का, कि जैसे फर्ज करें कि मैं अपनी मिसाल दे देता हूं कि मैं ब्लैकस्टोन कॉलेज में पढ़ाने आया हूं और मुझे पर आवर पे मिल रही होती, फर्ज करो पर आवर पे मिल रही होती, और ये कहते कि सर आपको 2000 पर आवर हम पे करेंगे। अब जो टाइम कीपर होता वो क्या करता कि जैसे मैंने 11 बजे क्लास शुरू की है 11:30 पे और खत्म किया जाके 1 बजे, तो मेरा 3000 बनता।
वो क्या करता, वो कहता कि नहीं जी इन्होंने क्लास 2 बजे खत्म की है। अब इस तरह क्या होगा, पे ज्यादा हो जाएगी और जो ज्यादा मिलेगी उसमें से थोड़ा हिस्सा जूस शूस पिला देंगे उसको। क्या ख्याल है बच्चों? इट इज वन ऑफ द वे। तो अक्सर इंडस्ट्री में ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है कि बंदा 8 बजे आया था, हाँ जी 8 बजे आ गया था जी पूरे, जबकि वो आया 11 बजे और गया कितने बजे था, 5 बजे गया था, नहीं जी वो तो रात को 9 बजे तक काम ही करता रहा, वो ट्रांसफार्मर खोल के बैठा था। लिहाजा आपने उसकी पे जो थी वो बनती थी 6 घंटों की और बना दी आपने कितनी, 13 आवर्स की पे बना दी और उसके अंदर शेयरिंग होगी यकीनी तौर पे। इसको कहते हैं हम क्लेम फॉल्स ओवर टाइम आर एक्स्ट्रा आवर्स, और ये टाइम शीट है जिसके अंदर गड़बड़ होती है। ये बात समझ आई आप लोगों को? फ्रॉड समझ आया कैसे हो रहा है? दूसरा फ्रॉड है बच्चों पे रोल फ्लैट पे रेट आर आवर्स व्हेन प्रिपेयरिंग पे स्लिप। यानी पे स्लिप प्रिपेयर की, 8 आवर्स बंदे ने काम किया है, ठीक है जी, इसकी सैलरी है $20 पर आवर, तो बनने चाहिए कितने बताओ, 160 बनने चाहिए, लेकिन मैंने जानबूझ के $200 लिख दिया। पकड़े गए तो मैथमेटिकल एरर, ना पकड़े गए तो चलता रहेगा काम। राइट जी, ये जानबूझ के किया जाता है कि फ्लैट पे रेट के ऊपर पे स्लिप के अंदर गड़बड़ करते हैं। तीसरा तरीका ये है कि फेक एम्प्लॉय डाल देते हैं, एम्प्लॉय होता ही नहीं, इसको कहते हैं गूस्ट एम्प्लॉय। पाकिस्तान रेलवे में ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो हैं ही नहीं एक्चुअली, सिर्फ उनका CNIC दर्ज हुआ हुआ सिंध वाली साइड पे, और वो पैसे ले लेते हैं पे के आके। और वो क्या करते हैं, जब भी आते हैं कभी जॉब पे, कभी आ जाए साल में एक दफा, तो उधर आके अच्छे से बल्ब निकाल के ले जाते हैं, रैक्सीन की सीटें निकाल के ले जाते हैं, अजीबोगरीब काम करते हैं। मैं रेलवे के एक मुलाजिम के एक दफा बचपन में घर जाने का इत्तेफाक हुआ, तो उसके वॉशरूम में छोटा बेसन लगा हुआ था, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था, छोटा बेसन मैंने देखा तो वो रेलवे के बाथरूम पे उतारा हुआ था। मैं बड़ा इंस्पायर हुआ कि कितना छोटा बल्ब लगा हुआ है, डिफरेंट सा, पता चला रेलवे के डब्बे का है। उनके घर के सोफे के ऊपर जो वैक्सीन चढ़ा हुआ था, वो भी उसके ऊपर भी पाकिस्तान रेलवे लिखा हुआ था। तो यू सी वो सारे काम चल रहा होता है, तो ये फेक एम्प्लॉय होते हैं। और ये कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा PHA सुना है आपने, PHA पाकिस्तान हार्टिकल्चर अथॉरिटी। तो इसको ये अक्सर सैलाब के बाद, बारिश के बाद कह दिया जाता है कि सारे फूल लगाने यहाँ पे। तो ठेकेदार आएगा, कहेगा जी ये तो बड़े बंदे लगेंगे। वो कहे अच्छा तुम बंदे पकड़ो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे। कितने? 35 बंदे लगेंगे सर, और फी बंदे की दिहाड़ी सर 2000 होगी, ठीक है जी। तो सर ये 70,000 आप देंगे तो काम चलेगा। वो अच्छा यार 70,000 तुझे दे देंगे। वो बाद में क्या करेगा, 12 बंदे लगाएगा और लिस्ट में 35 के नाम डाल देगा और 70,000 ले लेगा, 12 बंदों को तनख्वाह देके खली बिली हो जाएगा। सर गवर्नमेंट को इस चीज का आइडिया तो होगा। फ्रॉड ये है कि आपने टाइम शीट ही फॉल्सिफाई कर दी, यानी उसके और से ज्यादा लिख दिया। दूसरा पे स्लिप जानबूझ के मिसकैलकुलेट किया, और तीसरा उस बंदे की तनख्वाह ले रहे हैं जो बंदा यहाँ पे है ही नहीं, तनख्वाह ठेकेदार की जेब में जा रही है। इसके अंदर ये नहीं कि बड़ी रकम निकालनी है, छोटी सी मतलब बड़ी ट्रांजैक्शन में से इतने थोड़े पैसे लेने हैं कि आपको फील ही ना हो। मिसाल देता हूँ, आप पेट्रोल भराने गए हैं, आपने कहा यार ऐसा करो मुझे ना 2 लीटर पेट्रोल डाल दो। अब 2 लीटर पेट्रोल के ऊपर ना ऊपर जाके 35 पैसे बच गए, उसके उसने कहना मेरे टूटे हुए है नहीं, आप क्या करोगे? छोड़ दोगे? ये स्कीमिंग फ्रॉड है। ये फ्रॉड किया था एक अमेरिकन ने। उसने क्या किया, वो प्रोग्रामर था, उस जमाने में डेटाबेस ये वाली नहीं होती थी, ये बात कर रहा हूं मैं 1980 या 70 के करीब। वहां पे डेटाबेस होती थी जिसमें हम सूडो कोड लिख के कोड से डाटा हार्ड डिस्क पे लिखते थे, हार्ड डिस्क से डाटा जनरेट करके वापस लाते थे। यानी ये नहीं होता था जैसे ओरेकल है या बकायदा सिस्टमैटिक डेटाबेस, ये नहीं होती थी। उसने क्या किया, उसके कोड के अंदर लिखा कि जब भी कोई बंदा $2000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन करे तो 6 सेंट या 3 सेंट निकल के इस अकाउंट में चले जाए। अच्छा वो ऑडिट भी नहीं हुआ, क्योंकि ऑडिट भी साल बाद होना था। अब हुआ ये कि वो बंदा अफ्रीका पहुंच गया, तो एकदम से उसका एक चेक आया जो तकरीबन $4 मिलियन का था। उन्होंने कहा $40,000, ये 40 लाख डॉलर इसके पास कहां से आ गया? फिर उन्होंने फौरी तौर पे
जो बैंक में बैठे होते हैं ना वो मनी लॉन्ड्रिंग वाले, उनको कहा मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिसर को कि ये देखो ये क्या होगा। उसने कहा कोड खोलो, कोड सारे में जो भी लिखा होगा, लेकिन जब कोड लिखते लिखते एक लैंग्वेज है C++ या जावा, उसके अंदर अकाउंट नंबर लिखा हो आपके बैंक का, तो पकड़ा जाएगा कि नहीं? पकड़ा जाएगा ना। उसने सारा सूडो कोड पढ़ना शुरू किया, तो पढ़ते 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 एक जगह पे जाके अकाउंट नंबर लगा हुआ था। वो अकाउंट नंबर उसने किसका लगाया हुआ था? अपना, और उसी बैंक का लगाया हुआ था। इस तरह थोड़े थोड़े पैसे जो है वो क्या करते हैं, वो स्नैच करते चले जाते हैं और आम आदमी को पता भी नहीं चलता। राइट जी, में आ रही बात। अच्छा, तो टीमिंग एंड लेडिंग बहुत बड़ा फ्रॉड है यार, ये इतना टेक्निकल फ्रॉड है। इसमें होता ये है कि फ्रॉड है जहां कैश और चेक रिसीट्स जो है वो स्टोलन कर ली जाती और लेटर कस्टमर पेमेंट को उसके हिसाब में एडजस्ट कर देते हैं। अब ये मुझे समझाना पड़ेगा। समझो कि आप एक जगह अकाउंट्स मैनेजर लगे हो और ये ब्रिक्स का इदारा है। कौन सा? ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या होती हैं? ईंटें, ईंटें। तो ब्रिक्स जो है ना, आप ट्रकों के हिसाब से बेचते हो बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में या ठेके पे। तो अब फर्ज करो एक ट्रक आपने भेजा, तो उसके बदले आपको क्या आएगी? पेमेंट। तो आपने वो पेमेंट क्या करनी है? अकाउंट में नहीं डालनी, आपने वो पेमेंट पकड़नी है और अपनी पॉकेट में डाल लेनी है। राइट जी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन की पेमेंट कहां चली गई? अब दूसरी ट्रांजैक्शन हुई, दूसरी ट्रांजैक्शन की पेमेंट जो है वो आपने फर्स्ट की जगह जाके एडजस्ट कर दी और तीसरी ट्रांजैक्शन की पेमेंट आपने उठा के दूसरी की जगह एडजस्ट कर दी। लेकिन इस दौरान आपने छुट्टी नहीं करनी, कोई और आएगा तो मसला पड़ जाएगा। बुखार हो, मर रहे हो, सीट नहीं छोड़नी आपने। अब ये चलती जाएगी, एक पेमेंट शॉर्ट होगी। अब जिस दिन उसका प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा उसके बाद आप कहेंगे यार बंदा रास्ते में नहीं आ रहा, और आखिरकार वो जो शुरू की पेमेंट है उसको उठा के किस में डाल देंगे? बैड डेट्स में डाल देंगे। यार 50 ट्रक गए और एक ट्रक की पेमेंट ना आई हो तो मालिक बोलेगा यार नॉर्मली हो ही जाता है इतना कुछ, क्या हाल है। और इस तरह के 10-15 क्लाइंट आपके पास हो तो आपका अपना घर तो मुफ्त में बन जाएगा। नहीं समझे बात? अच्छा, तो यू सी, अब वो जो रिसीट्स है वो स्टोलन कर लिया आपने और लेटर पेमेंट को क्या करा बच्चों? शाबाश, एडजस्ट कर दिया उसकी जगह। और आप ये करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। और बाज बात ये भी होता है कि ए अकाउंट के क्लाइंट कस्टमर के पैसे बी में डाल देते हैं और बी के सी में। वो तो जब बैंक रिकॉन्सिलिएशन होगी तब जाके मैं पकड़ा जाऊंगा ना, जब तक रिकॉन्सिलिएशन नहीं होती ट्रक की कीमत तो एक ही है सबकी। ये भी हो सकता है। राइट बच्चों, मुश्किल बात तो नहीं कर रहा कोई। अच्छा, अब देखो आ गया फिक्टिशियस कस्टमर। कस्टमर है ही कोई नहीं, आप सेल्स ऑफिसर हैं, ठीक है, आप ये बैठे हुए हैं और कैश वाले को साथ मिलाया हुआ आपने, और एक बंदा आया उसने कहा जी मुझे टोयोटा के पुर्जे चाहिए। आपने कहा हाँ जी मिल जाएंगे। आपने कहा जी बड़ा अच्छा बंदा है, क्रेडिट पे माल ले रहा है, बहुत बड़ा बंदा मिल गया, हमारा कारोबार वाह वाह कमाल हो गई। लेकिन एक्चुअली वो फेक कस्टमर था, वो आपका अपना ही कजन था। आपने उसको माल दे दिया, किस पे बेचा? क्रेडिट पे। उसके बाद आपने लेटर लिखने शुरू कर दिए है वहीं। उसके बाद आपने कहा वो तो बंदा ही गायब हो गया। आपने इन्वेस्टिगेटर भेजा कि जा यार फलां जगह मैं गोदाम देख के आया था। वो वहां गोदाम देखने जाता है और वहां जाके क्या होता है कि वो जब गोदाम देखने जाता है बच्चों, तो वहां तो गोदाम है ही नहीं, वहां तो बकरियां घास चर रही हैं। एक बाबा जी बैठे हैं, बाबा जी इतने गडून है पुत्र, इतने गडून है ही कोई नहीं, शुरू तो बकरियां मेरियां इतने पट्ठे का नहीं। देयर वॉज नथिंग। और ये भी ये कोई लाजिम नहीं इतना बड़ा काम आप करें। ये भी हो सकता है कि आप किसी अच्छी पिज्जा शॉप पे या KFC में लग जाएं जाके, और वहां पे कजन जब आए रसीद काटे बगैर पिज्जा पकड़ा दें उसको, या कहीं उधार पे पिज्जा दे रहा हूं, कोई 8-10 पिज्जे उसके घर भेज दिए, बाद में कहा जी बंदा तो मिल ही नहीं रहा, पता नहीं किधर चला गया पिज्जा खा के। क्या हाल है बच्चों? ये भी एक तरीका है। क्या हाल है बच्चों, बात समझ आ रही है? मुश्किल बात तो नहीं कर रहा।
कस्टमर था ही कोई नहीं, वो पहले ही मिली भगत थी, आपने उधार पे माल दिया था अपने जानने वाले को। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? जैसे ही आपने पापा के शोरूम से मुझे एक गाड़ी दे दे और गाड़ी लेके मुझे अफगानिस्तान निकाल दे, उसके बाद कहेगी यार वो सर तो थे जानने वाले लेकिन आजकल मिल नहीं रहे। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? अच्छा बच्चों, क्लूजन विद कस्टमर, कस्टमर से क्लूजन करके क्या किया, उसको हम बेनिफिट देने शुरू कर दिए। जैसे अक्सर फार्मास्यूटिकल फर्म में क्या होता है, डॉक्टर को साथ में ला लेते हैं और उससे साइन करा लेते हैं कि मैंने तुझे 15 पैड दिए हैं, मैंने तुझे 16 जो है पेपर वेट दिए हैं, 14 दिए आधे होते हैं, साइन 16 करा लिए, बाकी कहाँ गए? घर ले गए। या उसको साथ मिला के उसको डेलिब्रेटली एक्स्ट्रा गुड्स डिस्पैच कर दी, यानी दवाइयों के पैसे लिए 3 बैग के, डिस्पैच 6 कर दिए उसको। उसने कहा सर जी 6 आएंगे, 3 के पैसे इधर दे देना, एक के मुझे दे देना, सीधी बात। क्या हाल है बच्चों? तो क्वांटिटी इन सिस्टम में एक दफा एक कॉलेज से ईमानदारी करी थी, पता नहीं अल्लाह कभी अजर देगा इसका भी मुझे। अच्छा बच्चों, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स टू एम्प्लॉइज, क्या मतलब, अक्सर पुरानी गाड़ियां, पुरानी मोटरसाइकिलें और पुराने इक्विपमेंट्स किसको बेचे जाते हैं? हाँ हाँ, एम्प्लॉयज को ऑक्शन कर दिए जाते हैं। और पर्टिकुलरली किसको ऑक्शन करते हैं बच्चों? यार मेरी बात नहीं ना सुन रहे आप लोग। ऑक्शन किसको करते हैं? ऑक्शन करते हैं जिनको वो गाड़ियां पहले आपने दी होती हैं, तो आप कहते हैं आप इनकी एंड ऑफ लाइफ है, हमने ऑक्शन करनी, पहली ऑप्शन आपके पास है। तो ये क्या करते हैं कि जो असेसर होता है ना, वो अपना बुला लेते हैं, जो असेसमेंट कर रहा होता है, वो जो 5 या समझो कि जो 5 मिलियन की गाड़ी है उसको वो कहेगा ये तो 2 मिलियन की, यानी कि यह स्पोर्टेज है वो 4 5 6 साल चली हुई है, तो वो 80 लाख की गाड़ी 50 लाख की होगी ना, वो कहे जी इसके तो शॉक्स ही उड़े हुए हैं, ये तो गाड़ी वो फारिग है, तो 20 लाख में वो थोड़े पैसों में एडजस्ट करके और जो ओवर डेप्रिसिएशन काउंट करके गाड़ी एम्प्लॉय को ही दे देते हैं। अच्छा, बात कुछ कंपनीज को पता होता है, सीनियर्स को पता होता है कि वो कहते हैं यार कोई नहीं, एहतियात से भी तो इसी ने चलाई थी ना, मतलब अगर गाड़ी में आज जान है तो इसी की वजह से, तो चलो जाने दो, तो अक्सर ऐसा भी होता है। अच्छा बच्चों, बोगस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि सप्लाई की ही नहीं और बिल बना दिया। अच्छा, अब ये फ्रॉड दोनों तरह से होगा। अगर फर्ज करें आपने किसी को एक चीज सप्लाई की नहीं है और इनवॉइस दे दी, तो क्या होगी? बोगस सप्लाई। लेकिन उसकी तरफ से देखा जाए तो क्या है? उसकी तरफ से देखा जाए तो क्या है? पेइंग फॉर गुड्स नॉट रिसीव्ड। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी आपने किसी को चीज सप्लाई नहीं की, आपने किसी को चीज सप्लाई नहीं की, लेकिन इनवॉइस बना के पैसे ले लिए, आपकी तरफ से सप्लाई, आपकी तरफ से फ्रॉड का नाम क्या है? बोगस सप्लाई ऑफ गुड्स। और इसकी तरफ से क्या है? यानी वो जो बंदा बेचारा पेमेंट कर रहा है, पेइंग फॉर गुड्स नॉट रिसीव्ड। इसमें बच्चों आपको मैं एक मिसाल देता हूं अपनी। ये सोचते हो कि यहाँ बल्ब कैसे लगेगा, और वो ये सोचता है यहाँ से बल्ब उतरेगा कैसे। यानी राइट अवे जो फ्रॉडी है उसकी सोच ही बिल्कुल अलग होती है। अच्छा, अब बात समझ आई है आप लोगों को? अब आपको सही समझ आया फ्रॉड। अच्छा बच्चों, अब बात आ रही है इंटेंशनल। अच्छा, अब वो वाले फ्रॉड खत्म हो गए, अब कौन से वाले शुरू हो गए? याद है शुरू में हमने 2 पार्ट बनाए थे। बी वाला कौन सा है? इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ओवर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा, मैं ना आपके साथ एक केस डिस्कस करता हूं कि क्यों की होगी ओवर वैल्यूएशन। असल में एक कंपनी थी, उसका नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं आता, आई थिंक एनरॉन केस है, बड़ा मशहूर केस है अमेरिका का। उसमें कंपनी ने कहा जी हमारी तो सेल ही बहुत अच्छी जा रही है, उन्होंने फेक सेल्स रसीदें काट काट के अपनी सेल ऊपर ले, और उन्होंने शो किया कि हमारी इन्वेंट्री जो है ना इन्फ्लेट करके उन्होंने ज्यादा शो की, यानी जो रिटर्न माल आता है ना उसको भी एक्चुअल इन्वेंट्री में डाला हुआ है, और जो डिस्पैच होना था वो भी कम कर रहे हैं और इनवॉइसेस काटते जा रहे हैं। अच्छा, आप इससे कहेंगे सर इससे तो उनका नुकसान होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट ज्यादा शो होगा और वो टैक्स ज्यादा पे करेंगे। वो यही तो चाहते हैं, क्योंकि वो ये करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मिसकंडक्ट काउंटिंग की, किसकी? स्टॉक की। उन्होंने रिकॉर्ड नहीं की गुड्स डिलीवर्ड ताकि स्टॉक ज्यादा शो हो, और उन्होंने इग्नोर किया रिटर्न्स को, और उन्होंने
एब्सोल्यूट इन्वेंट्री जो है एट कॉस्ट इंस्टेड ऑफ वेटिंग ऑफ इट, यानी कि उन्होंने इन्वेंट्री को भी ज्यादा शो किया, सेल को भी ज्यादा शो किया, प्रॉफिट को भी ज्यादा शो किया, टैक्स भी ज्यादा देना पड़ा, दे दिया। अब सवाल ये है कि इससे उन्होंने किया क्या, फायदा क्या हुआ इससे उन्हें? फायदा ये हुआ बच्चों उनको कि उन्होंने बैड डेट पॉलिसी भी इन्फोर्स नहीं की। जाके जो बैड डेट में ही होता है कि इतना पैसा डूब गया, तो अगर बैड सेट नहीं होंगे तो एसेट क्या शो होंगे, ज्यादा शो होंगे। अच्छा, ये सब कुछ ज्यादा करके उन्होंने क्या किया होगा? अब आया उनका फ्रॉड, अब आया उनका फिक्टिशियस सेल डाली, फेक इन्फ्लेटेड सेल्स डाली, और सेल्स भी उन्होंने फेक क्या की, फॉल्स इनवॉइसेस क्रिएट की, ओवर चार्जिंग कस्टमर किया, सेलिंग टू फ्रेंड्स टेम्परेरीली, बाद में वह वापस ले लूंगा, इस तरह कर कर आके आर्टिफिशियल बूस्ट शो किया किसमें, सेल्स फिगर में। अब इन्वेंट्री बढ़ा दी तो वैल्यू बढ़ गई, सेल ज्यादा हुई तो वैल्यू बढ़ गई, बैड डेट इंपोज नहीं किया तो एसेट बढ़ गए। बढ़ा के उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने टैक्स डट के पे कर दिया। अब इसके बाद क्या किया, इतना प्रॉफिट अर्न करने के बाद उन्होंने कम से कम 5 साइड के ऊपर फ्रॉड किया। उन्होंने अपने शेयर्स लॉन्च किए जो हाथों हाथ बिक गए। उन्होंने सप्लायर से कहा मुझे उधार माल दोगे, भागे भागे सप्लायर हुए, उन्होंने उधार माल दे दिया क्रेडिट में। उन्होंने कस्टमर से कहा कि क्या तुम हमें एडवांस दे दोगे पहले ही सेल से, कस्टमर ने भी हाथों हाथ पैसे थमा दिए। क्यों? चूंकि इमेज अच्छा था, राइट जी। एम्प्लॉयज को भी उन्होंने खुश रखा जेली स्टेटमेंट देके कि आपकी इंक्रीमेंट्स लगने वाली हैं, एम्प्लॉयज भी खुश हैं, 4 साल से बोनस ही क्लेम नहीं किया। ठीक है जी। अच्छा, एम्प्लॉयज खुश, कस्टमर खुश, सप्लायर खुश, बैंक्स को बुलाया कि जनाब आप हमें लोएस्ट रेट पे इंटरेस्ट पे देंगे कर्जा। उन्होंने कहा जी माई बाप आप ही तो हैं, आपके अलावा नहीं काम करना तो किसके साथ करना है। उन्होंने बैंक्स ने भी कर्जा डट के दे दिया। अब क्या हुआ, सिर्फ इतना ही था ना, एसेट ज्यादा शो करके टैक्स ही ज्यादा देना था एक दफा, और क्या करना था। उसके बाद तो गेम आपकी है। वो सारा पैसा उन्होंने इकट्ठा किया और वो अफ्रीका भागे। इट्स अ जेन्युइन केस ऑफ अमेरिका, जेन्युइन केस ऑफ अमेरिका। इसके बाद बच्चों इतना झटका लगा अमेरिकन इंडस्ट्री को कि उन्होंने एक लॉ बनाया, सर्बन्स ओक्सले एक्ट, आपने सुना हुआ है, पहले मैं बता चुका हूं। इसके अंदर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल है ना इंग्लैंड में, उन्हें लॉ का दर्जा दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमारे मुल्क में अगर कोई डायरेक्टर ये हरकत करेगा, बिहाइंड द बार भी जाएगा, फाइन भी देगा, और जिंदगी भर के लिए हम उसे जो है वो क्या कर देंगे, बैन कर देंगे उसको, चूंकि ये कोई मजाक नहीं। इससे तो स्टॉक एक्सचेंज पे लोगों का एतमाद उठ जाएगा, और नतीजा ये होगा लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में नहीं होगी तो पैसा तो क्या क्या ख्याल है बच्चों? ये बच्चों केस है। इसके बाद ये उसके अलावा है, ये उसके अलावा है, ये विंडो ड्रेसिंग है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे एक विंडो होती है हमारी 1 साल की, जैसे 2026 की एक विंडो हम कर लेते हैं, 30 जून तक चलनी थी। हमने क्या किया कि 30 जून की जो सेल है ना जुलाई वाली, उसकी पेमेंट किसी तरह एडजस्ट कर दी, कहां लाके, शाबाश, यानी 15-20 दिन पहले का पोस्ट डेटेड चेक तो ला सकता हूं ना मैं, और वो चेक अकाउंट से मैं ऐड कर सकता हूं। तो एसेट्स ले लिए और पेमेंट्स को पोस्ट डेटेड चेक दे दिया, और वो उठा के पेमेंट्स कहां ले गए, अगले साल में। अब अगर आप थोड़ी सी पेमेंट्स अगले साल ले जाओ और थोड़ा सा रेवेन्यू भी उठा के इधर ले आओ, तो लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ख्याल है? प्रैक्टिकली तो नहीं होगा, लेकिन आपकी एजीएम तो चल जाएगी ना, एजीएम तो निकल गई, यही काम है ना। सो दिस इज व्हाट यू कैन से मैनिपुलेट टाइमिंग ऑफ ट्रांजैक्शन अराउंड द ईयर एंड, और उसके नतीजे में क्या किया, उस सारी डेट चेंज करके वक्ती तौर पे आपने बूस्ट कर लिया किसको, रेवेन्यू को। किस तरह? क्रेडिट नोट्स की शक्ल में। बाद में क्रेडिट नोट सब कैश होने तो पैसा सारे का सारा आपका रिवर्ट हो जाना है। लेकिन मसला ये एजीएम तो मैनेज हो गई आपकी। क्या हाल है बच्चों? और वापडा में हर साल ये होता है, लेस्को में बल्कि हर साल ये होता है। कैसे होता है बताओ? जुलाई के महीने का जो आपके बिल होते हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा यूनिट डाल दिए जाते हैं। क्या किया जाता है? एक्स्ट्रा यूनिट डाल दिए जाते हैं। किस महीने में? जुलाई के महीने में। उसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जुलाई यानी उस साल का बजट तो मैनेज हो गया ना। अगर 300 यूनिट एक्स्ट्रा डले तो अगले महीने बिल कम पड़ जाएगा, जाता रहे वो अगले साल मैनेज हो जाएगा। इस साल का लॉस तो मैंने मैनेज कर दिया कि नहीं कर दिया? क्या हाल है बच्चों?
बात समझ आ रही है मेरी? तो ये बच्चों ये वो भी करते हैं, सारे ही करते हैं इसको। तो अब ये इतना कॉमन है कि इसको फ्रॉड कोई समझते ही नहीं। इसको वो समझते हैं जैसे वो ताश में पत्ते बांटते बांटते बादशाह नहीं अपनी तरफ बंदा फेंक जाता, और उसे कहते हैं बेईमानी। वो कहता है बेईमानी नहीं, ये हाथ की सफाई है, ये हाथ की सफाई है। आप बिलीव करेंगे, मैं मेरा हाल है आपने धूम फिल्म नहीं देखी या आपने रेस मूवी नहीं देखी। इट इज नॉट अ कॉमन पर्सनस गेम। ये यानी फ्रॉड आम बंदे के बस की बात नहीं होती। ये भी इवल जीनियस होते हैं, ये भी इवल जीनियस होते हैं। जैसे आप कह लो कि हमारे एक प्राइम डेप्रिसिएशन फिगर कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है कि डेलिब्रेटली आल्टर कर दिया जाए कि एक चीज डेप्रिशिएट हो रही है 5% और मैं कहूं 10% हो रही है। ठीक है, नहीं बल्कि उलट कह रहा हूं, 10% डेप्रिशिएट हो रही है, मैं कहता हूं नहीं ये तो 5% हो रही है। फायदा क्या होगा? मेरे एसेट्स ज्यादा शो होंगे। यही तो हम चाहते हैं, वही केस कि वी वांट्स टू शो दैट आवर एसेट्स आर ट्रिमेंडस। तो अपने एसेट ज्यादा शो करने के लिए क्या करेंगे आप? हाँ, क्योंकि देखिए आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जेजुरेट करना है, राइट बच्चों? सो दिस इज व्हाट अनदर टाइप ऑफ फ्रॉड। अच्छा, अब ये छोटी लोगों के फ्रॉड है। ऑफ बैलेंस शीट अकाउंटिंग क्या कि कैश को अलग रख लिया और इनकम को अलग रख लिया। ठीक है, मुझे याद है आई वाज इन 2009 जब आई वाज इन अ कॉलेज, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा। तो उन्होंने मुझे इंटेंशनली कहा कि मुबशिर साहब ऐसा कर लेते हैं कि आप ऐसा करो कि 35,000 ले लो चेक में और बाकी का 40 जो है ना वो कैश ले लिया करो। मैं कटा, पूछो क्यों? क्योंकि ये 40,000 तो मैं खर्चा कर लूंगा ना, ये मेरे अकाउंट्स में आएगा ही नहीं, और मेरे टैक्स कितने पे पड़ेगा? 35,000 नहीं, जो चेक मिलेगा उसमें। और उस वक्त टैक्स लगता था आई थिंक 1,50,000 से ऊपर जिसकी इनकम होती थी उसको टैक्स लगता था। लेकिन 35,000 से मेरे पैसे काफी, ये शायद 180 पे स्टार्ट होती थी टैक्स बार, राइट बच्चों? तो एक तरीका ये भी हो सकता है। अब देखिए कहता है इम्प्लीफिकेशन क्या होंगी फ्रॉड की। दो तरह की इम्प्लीफिकेशन है, एक वो जो इमीडिएट होंगी और एक वो जो होंगी लॉन्ग टर्म होंगी। इमीडिएट इफेक्ट क्या आएगा? जब आपके एसेट चोरी हुए तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और आपके हाथ में लेस कैश रह जाएगा, और आपके नेट एसेट कमजोर हो जाएंगे, और शेयर होल्डर का रिटर्न भी कम हो जाएगा। ये है इमीडिएट इफेक्ट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये आएगा कि आपको वर्किंग कैपिटल के लिए भी शायद लोन लेना पड़े, और डिफॉल्ट भी हो सकते हैं, और फिर ये हो सकता है कि स्ट्रगल करेंगे पे करने को, सप्लायर को, वेजेस को, ऑब्लिगेशन मीट करने को, और बिजनेस का जो इमेज है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और पॉसिबिलिटी है कि कारोबार आगे चल ही ना सके, राइट बच्चों? तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, राइट जी? ये आंसर शीट आप फिल कर लोगे, ये उन्हीं फ्रॉड्स पर मुश्तमिल है। जैसे क्रिएटिंग फेक सप्लायर आर इनवॉइसेस क्या है? बोगस सप्लाई ऑफ, ठीक है, बोगस सप्लाई ऑफ गुड्स या बोगस सप्लाई फ्रॉड, राइट जी? अच्छा, बाकी चीजें आप खुद यहाँ से कॉपी कुप अप कर लोगे, मान लूं मैं। चलो ठीक है, ये स्लाइड्स आपको भेज देते हैं।